आज के इस गहन विश्लेषण में स्वागत है। आज का विषय ना सिर्फ राजनीति के बारे में है, बल्कि उस ताकत के बारे में है जो सीधे भूगोल से यानी ज्योग्राफी से मिलती है। बिल्कुल, हाँ वही। तो आज हमारे पास जो रिपोर्ट्स और सोर्सेज हैं, उनके आधार पर हम ईरान की भौगोलिक स्थिति और उसकी स्ट्रेटेजिक ताकत को डिटेल में समझेंगे। और ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि हमारा आज का मिशन ही यही है कि ईरान हमेशा ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स के बिल्कुल सेंटर में क्यों रहता है। सही कहा। हम इस रिपोर्ट से फैक्ट्स निकालकर ये देखेंगे कि कैसे पहाड़, भयंकर मरुस्थल और समुद्र का एक छोटा सा रास्ता किसी देश को एक ऐसी महाशक्ति बना सकता है जिसे कोई इग्नोर नहीं कर सकता। और यहाँ मैं क्लियर कर दूं कि जब हम अमेरिका या इजराइल के साथ उनके तनाव जैसे पॉलिटिकल मुद्दों पर बात करेंगे तो हम बिल्कुल निष्पक्ष रहेंगे। हाँ, ये काफी इम्पोर्टेंट है। हम यहाँ किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं, बस सोर्सेज में जो फैक्ट्स हैं उन्हें रिपोर्ट कर रहे हैं। एग्जैक्टली। हम सिर्फ उस भूगोल और स्थिति का विश्लेषण कर रहे हैं जो इन सब चीजों की वजह बनती हैं। तो किसी भी देश की ताकत का पहला स्तंभ उसका लोकेशन होता है, राइट? इसीलिए सबसे पहले हमें नक्शे पर नजर डालनी पड़ेगी। हाँ, अब देखिए, अगर हम नक्शे को देखें तो ईरान दुनिया का 17वां सबसे बड़ा देश है। इसका एरिया लगभग 16.48 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। ओह वाह, 17वां सबसे बड़ा। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है इसके पड़ोसी। मतलब इसके चारों तरफ 15 से ज्यादा पड़ोसी देश और वाटर बॉडीज हैं। बिल्कुल, ये एशिया, यूरोप और अफ्रीका के बीच एक एकदम परफेक्ट जंक्शन पर बैठा है। इसका अक्षांश 25 से 40 डिग्री नॉर्थ और देशांतर 44 से 63 डिग्री ईस्ट के बीच है। और इस स्थिति की वजह से पश्चिम में इराक और टर्की हैं, उत्तर पश्चिम में अर्मेनिया और आज़रबाईजान आते हैं, वही ना, और उत्तर पूर्व में तुर्कमेनिस्तान है, पूर्व में अफगानिस्तान और पाकिस्तान। और उत्तर में तो दुनिया का सबसे बड़ा इनलैंड वाटर बॉडी है यानी कैस्पियन सी। ठीक है, चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। अगर हम एक तुलना करें तो ईरान एक ऐसा देश है जो दुनिया के सबसे बिजी चौराहे पर स्थित है। एक बिजी चौराहा जहां सभी आना जाना चाहते हैं। हाँ, काफी अच्छा कंपैरिजन है ये। लेकिन इस चौराहे की खासियत ये है कि इस देश की भौगोलिक संरचना इसे एक किले की तरह नेचुरल सिक्योरिटी देती है। राइट, एक फोर्ट्रेस की तरह। बिल्कुल, एक अभेद्य किले की तरह। और ये किला बनता है उनके विशाल पहाड़ों और रेगिस्तानों से, जैसे पश्चिम में जाग्रोस माउंटेन्स और उत्तर में एल्बर्स माउंटेन्स हैं। और एल्बर्स में तो वो माउंट डमावंत जैसी सबसे ऊंची चोटी है ना, तो इनकी वजह से किसी भी बाहरी सेना का आक्रमण करना काफी मुश्किल हो जाता है। हाँ, लगभग असंभव। और सिर्फ पहाड़ नहीं, पूर्व की तरफ उनके पास भयंकर मरुस्थल हैं। दश्ते कबीर, जो कि एक नमक का मरुस्थल है, और दश्ते लुट, जो शायद धरती के सबसे गर्म स्थानों में गिना जाता है। तो ऐसे रेगिस्तान को पार करना तो किसी भी फौज के लिए एक नाइटमेयर होगा। सही कहा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि भूगोल सिर्फ रक्षा नहीं करता, बल्कि एक जियोपॉलिटिकल कनेक्टर के रूप में काम करता है। वो कैसे? थोड़ा इस पर रोशनी डालिए। देखिए, इतने सारे देशों से घिरे होने और इन नेचुरल बैरियर्स के होने के बावजूद कुछ सेफ रास्ते रहे हैं। इसी वजह से ईरान हिस्टोरिकल सिल्क रूट का हिस्सा रहा है। ओह अच्छा, यानी व्यापार और लोग हमेशा यहाँ से गुजरते रहे हैं। एग्जैक्टली। और आज के आधुनिक व्यापारिक कॉरिडोर्स में भी इसका उतना ही महत्व है। ये स्थिति उन्हें ग्लोबल कनेक्टिविटी का केंद्र बनाती है। लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है। अगर ये देश एक किले जैसा है, चारों तरफ से पहाड़ों और रेगिस्तान से घिरा हुआ, तो इस किले के अंदर ऐसा क्या है जो पूरी दुनिया को आकर्षित करता है? खजाना। मेरा मतलब है उनके नेचुरल रिसोर्सेज। रिपोर्ट बताती है कि ईरान के पास दुनिया में तेल का चौथा सबसे बड़ा भंडार है। चौथा सबसे बड़ा? और शायद नेचुरल गैस में तो ये दूसरे नंबर पर आते हैं ना? बिल्कुल, नेचुरल गैस में इनका स्थान दूसरा है। और सिर्फ ऑयल और गैस ही नहीं, यहाँ कोयला, लोहा और तांबा भी काफी मात्रा में अवेलेबल है। और इसी वजह से इनकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से एनर्जी एक्सपोर्ट पर टिकी हुई है। हाँ, क्योंकि एनर्जी रिसोर्सेज ग्लोबल इकोनॉमी के लिए कितने जरूरी हैं ये तो हम जानते ही हैं। इनके बिना दुनिया भर के इंडस्ट्रीज को चलाना नामुमकिन सा हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ थोड़ा विरोध करना चाहूंगी, मतलब पुशबैक देना चाहूंगी। देखिए, संसाधन होना काफी अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई देश ऊंचे पहाड़ों और रेगिस्तान के किले में पूरी तरह बंद है तो वो इन संसाधनों को दुनिया तक पहुंचाएगा कैसे? आपका पॉइंट यही है ना? हाँ, एग्जैक्टली। क्या सिर्फ जमीन के अंदर तेल होना ही ताकत है, अगर आप उस तेल को आसानी से बाहर ना निकाल सकें?
और यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ईरान सिर्फ जमीन से थोड़ी गिरा है, दक्षिण में इसकी सीधी पहुंच समुद्र तक है। अच्छा, तो उनके पास एक खुला दरवाजा भी है इस किले में। बहुत बड़ा दरवाजा, पर्शियन गल्फ यानी फारस की खाड़ी, जो कि तेल से समृद्ध क्षेत्र है, वहां इनकी पूरी मौजूदगी है। उसके आगे गल्फ ऑफ ओमान और फिर सीधे अरेबियन सी तक इनका रास्ता जाता है। वही ना। और बंदर अब्बास जैसा बड़ा बंदरगाह भी तो इनके पास ही है। बिल्कुल, बंदर अब्बास इनके मैरीटाइम ट्रेड का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और यही समुद्र तक पहुंच उन्हें व्यापार और नेवी की एक जबरदस्त शक्ति देती है। यानी ये समुद्र की एक्सेस ही उन्हें ग्लोबल इकोनॉमी का इतना बड़ा प्लेयर बनाती है। सिर्फ रिसोर्सेज होना काफी नहीं था, उन्हें निकालने का ये रास्ता बहुत इंपॉर्टेंट है। सही कहा। और अब समुद्र तक की यही पहुंच हमें दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण और मैं कहूंगा सबसे टेंशन वाले रास्ते तक ले जाती है। आप बात कर रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की, राइट? हाँ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज या हॉर्मुज जलडमरू मध्य, जो ईरान और ओमान के बिल्कुल बीच में स्थित है। और रिपोर्ट देखिए यहाँ क्या बताती है। इसकी टोटल लंबाई लगभग 167 किलोमीटर है, लेकिन इसका सबसे संकरा हिस्सा सिर्फ 39 किलोमीटर चौड़ा है। और उस 39 किलोमीटर में भी जो नेविगेबल चैनल है वो बहुत नैरो है। यहाँ बात और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। सोचने वाली बात है कि 39 किलोमीटर तो एक मैराथन दौड़ की दूरी से भी कम है। एग्जैक्टली। और उसमें से भी डीप वाटर शिप्स के निकलने की जगह सिर्फ लगभग 3 किलोमीटर चौड़ी है दोनों तरफ। सिर्फ 3 किलोमीटर? मैं इसकी तुलना अगर एक सांस की नली से करूं तो गलत नहीं होगा। ग्लोबल इकोनॉमी की सांस की नली। ये बहुत ही सटीक तुलना है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाकई में एक ग्लोबल ऑयल लाइफलाइन है। और इस छोटी सी सांस की नली से हर रोज कितना तेल निकलता है? सोर्सेस के हिसाब से लगभग 17 से 20 मिलियन बैरल तेल। हाँ, जो कि पूरे ग्लोबल ऑयल ट्रेड का लगभग 20% हिस्सा है। और इसके अलावा लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी LNG का एक बहुत बड़ा वॉल्यूम भी यहीं से गुजरता है। मतलब सभी खाड़ी देशों के एक्सपोर्ट का ये मेन रास्ता है। अगर ये रास्ता गलती से भी रुक गया तो दुनिया का क्या होगा? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो इसका रुकना किसी तबाही से कम नहीं होगा। सीधे तौर पर एक बड़ा एनर्जी क्राइसिस आ जाएगा पूरी दुनिया में। और इन्फ्लेशन यानी महंगाई तो पूरी तरह आसमान छूने लगेगी। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ेंगे तो हर चीज के दाम बढ़ जाएंगे। बिल्कुल। और सप्लाई चेन तो डिस्टर्ब होगी ही, साथ ही शिपिंग इंश्योरेंस की लागत भी इतनी बढ़ जाएगी कि कंपनियां यहां अपने जहाज भेजना ही नहीं चाहेंगी। तो ईरान के पास इस सांस की नाली पर एक तरह से पूरा कंट्रोल है। इसका मतलब है कि इस ग्लोबल सप्लाई चेन का बॉस एक तरह से ईरान बन जाता है। सही कहा। और इतने महत्वपूर्ण रास्ते पर कंट्रोल होने का मतलब है कि आपके पास उसे सुरक्षित रखने की मिलिट्री पावर भी होनी चाहिए। और यहीं से कूटनीति और सारी पॉलिटिकल टेंशन शुरू होती है, राइट? मिलिट्री की बात करें तो पर्शियन गल्फ में ईरान का नेवल डोमिनेंस बहुत स्ट्रांग है। हाँ, और इनके पास एंटी शिप मिसाइल्स और एडवांस ड्रोन टेक्नोलॉजी है, जैसे कि रिपोर्ट में शायद ड्रोन्स का खास तौर पर जिक्र किया गया है। और वही भूगोल जिसका हमने शुरू में जिक्र किया, उन पहाड़ी इलाकों की वजह से उन्हें डिफेंस में काफी एडवांटेज मिलता है इन मिसाइल्स को छुपाने के लिए। एग्जैक्टली। पहाड़ों की वजह से इनकी पोजीशन और स्ट्रांग हो जाती है और उनके पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह ब्लॉक करने की मिलिट्री कैपेबिलिटी भी आ जाती है। और यही चीज मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स में उनका दबदबा बनाती है। चाहे इराक हो, सीरिया या यमन, इन सब में इनका रीजनल इन्फ्लुएंस साफ दिखता है। और ओपेक जैसे महत्वपूर्ण संगठन के सदस्य होने के नाते ग्लोबल ऑयल प्रोडक्शन में भी इनकी से काफी स्ट्रांग है। लेकिन इस कंट्रोल की वजह से टेंशन भी काफी है ना। जैसे अमेरिका और इजराइल के साथ इनकी राइवलरी या न्यूक्लियर डील JCPOA पर जो लंबा विवाद चलता रहा है। हाँ, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर जो रीसेंट टेंशन्स हुए हैं उनका भी असर इन सब पर पड़ता है। लेकिन जैसा हमने कहा, हम सिर्फ फैक्ट्स पर ध्यान दे रहे हैं, इस पॉलिटिक्स में किसी पक्ष का समर्थन नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, सिर्फ फैक्ट्स के आधार पर मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पूछती हूँ। क्या ईरान की ये इतनी अग्रेसिव मिलिट्री स्ट्रैटेजी, क्या ये सिर्फ उनकी सुरक्षा के लिए है या फिर इस 39 किलोमीटर के चोक पॉइंट के इर्द गिर्द बुनी गई एक सोची समझी कूटनीति है? देखिए, इससे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। और सच कहूं तो ईरान की सैन्य रणनीति उसके भौगोलिक लाभ का ही एक अगला हिस्सा है। दोनों चीजें आपस में जुड़ी हैं। मतलब? पहाड़ उन्हें जमीन पर बचाते हैं और मिसाइल्स समुद्र के उस रास्ते पर उनका प्रभाव बनाए रखते हैं जो दुनिया की इकोनॉमी को चलाता है। बिल्कुल, ये ज्योग्राफी और मिलिट्री का एक डेडली कॉम्बिनेशन है
जो उनकी बार्गेनिंग पावर को इंटरनेशनल टेबल पर बहुत बढ़ा देता है। अब तक तो हमने ग्लोबल पावर और वेस्टर्न देशों के नजरिए से बात की, लेकिन हमें ये भी देखना चाहिए कि इन सब का एक बड़ी उभरती हुई इकोनॉमी जैसे कि भारत पर क्या डायरेक्ट असर पड़ता है। ये एक बहुत ही जरूरी पॉइंट है, क्योंकि भारत के लिए ईरान सिर्फ तेल आयात करने का एक मेजर स्रोत नहीं है, उसकी भूमिका इससे काफी बड़ी है। हाँ, जैसे रिपोर्ट में चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर यानी INTSC का जिक्र है। तो इन सब का असल में क्या मतलब है भारत के लिए? इसका सीधा सा मतलब है कि भारत के लिए ईरान एनर्जी के अलावा कनेक्टिविटी का एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक दरवाजा है। अच्छा, मतलब भारत ईरान के भूगोल का इस्तेमाल अपने व्यापारिक रास्ते बनाने के लिए कर रहा है। हाँ, भारत चाबहार और INTSC के माध्यम से उन पुराने और लंबे रास्तों को बाईपास कर रहा है जो सेफ नहीं थे। इस तरह भारत डायरेक्ट यूरोप और सेंट्रल एशिया तक अपनी पहुंच बना रहा है। में अपनी सप्लाई चेन स्ट्रॉन्ग करने के लिए। एकदम सही। भारत के लिए एनर्जी और कनेक्टिविटी दोनों मामलों में ईरान एक कड़ी का काम करता है। तो इस पूरे गहन विश्लेषण से ये बात बिल्कुल कांच की तरह साफ हो जाती है कि ईरान की जो असली ताकत है वो सिर्फ उनकी राजनीति या स्टेटमेंट्स में नहीं है, बल्कि उनके भूगोल में, उनकी ज्योग्राफी में बसी हुई है। हाँ, दो महाद्वीपों के बीच उनका स्थित होना, उनकी नेचुरल बाउंड्री बनाने वाले जैग्रोज और एल्बोज पहाड़, और सिर्फ पहाड़ ही नहीं, वहां के तेल और गैस के अपार भंडार, और सबसे बढ़कर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर उनका स्ट्रेटेजिक कंट्रोल। ये सभी एलिमेंट्स मिलकर ईरान को एक ऐसी ग्लोबल पावर बनाते हैं जो अपनी शर्तों पर खेल सकती है। लेकिन यहाँ इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले एक काफी दिलचस्प विचार मेरे दिमाग में चल रहा है। तो जरूर, वो क्या है? देखिए, सोर्सेस ने हमें बताया कि ईरान की वर्तमान शक्ति काफी हद तक उनके फॉसिल फ्यूल्स और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर उनके कंट्रोल पर निर्भर करती है। लेकिन आज की दुनिया तेजी से ग्रीन एनर्जी यानी हरित ऊर्जा की ओर बढ़ रही है ना? हाँ, सोलर पावर, विंड एनर्जी, EVs, इन सब का ट्रेंड काफी तेजी से बढ़ रहा है और आगे जाके ऑयल डिपेंडेंस कम होगी। तो मेरा सवाल ये है कि जब दुनिया भर में फॉसिल फ्यूल्स की जरूरत कम हो जाएगी, तो क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अपनी वो सांस की नली वाली ताकत खो देगा? ये बहुत ही प्रोवोकिंग थॉट है। अगर तेल ही मेन कमोडिटी नहीं रहेगा तो उस रास्ते की क्या वैल्यू रहेगी? वही तो। या फिर क्या ईरान का जो पुराना सिल्क रूट वाला इतिहास है और आज जो नए INST कॉरिडोर बन रहे हैं, क्या वो लोकेशन उसे आगे की जियोपॉलिटिक्स में भी रेलेवेंट बनाए रखेगी? क्या पता, शायद ट्रेड कॉरिडोर के रूप में वो नए दौर का नया चोक पॉइंट बन जाए। बिल्कुल, ये एक ऐसा सवाल है जो भविष्य का नया नक्शा तय करेगा और इसके जवाब वक्त ही बताएगा। इस बारे में सोचना काफी दिलचस्प होगा। और इस डीप डाइव में आज के लिए बस इतना ही। हाँ, जल्द ही मिलते हैं नए विश्लेषण के साथ। धन्यवाद।